Hello everyone, myself Deepak. I am pass out from Philippines. I did my AB psychology course from University of Perpetual Help. After that, I did my MD Doctor of Medicine course from Army School of Medicine, and I passed my FMG exam in June 2021. Today, I am here to tell something about new gadget. As everyone knows, NMC uploaded a new gadget on its official site on 18 November 2021 for all the students who want to take admission in abroad in MBBS or similar courses. Especially in this video, I will talk about how this new gadget will affect on students who took admission already before 18 November or who are now thinking, planning to join now or in January or Feb. I forgot to tell, I'm also doing counseling from last 1 or 2 months. So I also have many questions from students regarding MBBS, MD or BS program in Philippines. So here first question is the real duration of BS MD course in Philippines. Actually BS प्रोग्राम जो होता है वो 1.5 to 2 ईयर्स का होता है। जैसे कुछ कॉलेज में 1.5 ईयर्स का है, कुछ कॉलेज में 1.8 ईयर्स का है, कुछ कॉलेज में 2 ईयर्स का है। वो डिपेंड करता है कॉलेजेस पे, मतलब कॉलेजेस चैट के अकॉर्डिंग ही मिनिमम 18 मंथ्स का होना चाहिए। उसके बाद कॉलेज पे डिपेंड करता है कि उसे 1.5 साल में करा रहा है, 1 साल 8 महीने में करा रहा है या फिर 2 साल में करा रहा है। BS MD कोर्स दोनों का ड्यूरेशन मिला दिया जाए तो इसका टोटल ड्यूरेशन होता है 5.5 साल, 5.5 से 6 साल। अभी एक कंसल्टेंट है वेद प्रकाश जी, काफ़ी एक्टिव है इन टाइम पे, उन्होंने 7 साल बताया, तो उन्होंने भी अपने हिसाब से सही बताया। वो 7 साल कैसे होता है वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। इसके अलावा एक दो कंसल्टेंट्स हो रहे हैं वो 9 साल का 10 साल का बता रहे हैं, मतलब इससे इतने में तो इतने टाइम में तो 2 बार MBBS हो जाए जितने का ये लोग बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटर्नशिप ऑफ फिलीपींस इज़ एक्सेप्टेड और नॉट। तो जो इंटर्नशिप होती है 4th ईयर, वो एक अलग से कोई इंटर्नशिप नहीं है, अलग से प्रोग्राम नहीं है। वो जो MD प्रोग्राम होता है फिलीपींस का 4 ईयर, उसी का पार्ट है। MD फर्स्ट ईयर, MD सेकंड ईयर, MD थर्ड ईयर, MD फोर्थ ईयर। जो MD फोर्थ ईयर होता है उसी को प्री ग्रेजुएशन क्लर्कशिप बोला जाता है। क्लिनिकल क्लर्कशिप, रोटेशनल क्लर्कशिप, इंटर्नशिप सब एक ही चीज़ है, बट वो एक प्री ग्रेजुएशन क्लर्कशिप है। वो 4 ईयर MD प्रोग्राम में आती है, वो उनके एक प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन का पार्ट है। अभी 2020 में एक नोटिफिकेशन आया था कि फिलीपींस 2-3 कंट्रीज़ का नाम था कि इनकी इंटर्नशिप अब इंडिया में एक्सेप्ट होगी, तो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ मेडिकल ये एक्चुअली ये चीज़ डिपेंड होती है स्टेट मेडिकल काउंसिल पे कि वो आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। तो कुछ स्टेट जैसे बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, बहुत सारे स्टेट्स ने फिलीपींस स्टूडेंट को अलाउ भी किया जो ऑलरेडी FMG पास कर चुके थे। उनको बिना इंडिया में इंटर्नशिप करे उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी दिया है। 2020 में जो इंटर्नशिप का नोटिफिकेशन आया था उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया था दिल्ली मेडिकल काउंसिल का कि जिन भी स्टूडेंट्स की जो इंटर्नशिप है या जो क्लर्कशिप है वो ऑनलाइन चल रही है, तो उन्हें यहाँ पे 1 साल रिपीट करना होगा। तो क्योंकि कोविड चल रहा था, जैसे मेरे खुद की भी इंटर्नशिप ऑनलाइन हुई है, हमारे बहुत सारे सीनियर्स थे जिनकी इंटर्नशिप ऑनलाइन हुई है, तो इस वजह से उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। उनको यहाँ 1 साल इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा, उसी के बाद उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इसके अलावा कुछ स्टेट मेडिकल काउंसिल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि वो फिलीपींस के स्टूडेंट्स को परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे बिना 1 साल इंटर्नशिप करे। जैसे अभी पिछले साल ही दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने भी एक नोटिफिकेशन निकाला था। उन्होंने उसमें क्लियरली लिखा है कि आपको फिलीपींस से ग्रेजुएट होने के बाद 1 साल इंडिया में इंटर्नशिप करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान में भी कुछ स्टूडेंट्स थे, उनका भी केस चल रहा है, अभी देखते हैं उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता है या नहीं मिलता है। बट अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो अभी सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, अब उनकी इंटर्नशिप एक्सेप्ट होगी नहीं होगी। और वैसे भी जहाँ तक अभी नेक्स्ट आ जाएगा तो नेक्स्ट के बाद जहाँ तक पॉसिबली चांस है कि वो एक्सेप्ट नहीं होगा, उनको इंडिया में इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि जो क्लर्कशिप होता है 4th ईयर, जो MD का 4th ईयर होता है, क्लर्कशिप या इंटर्नशिप, वो हम इंडिया में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक उनकी प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन का पार्ट है, वो अलग से इंटर्नशिप नहीं है। और इसी वजह से अब मोस्टली यही होगा कि मोस्टली स्टेट मेडिकल काउंसिल्स जहाँ तक है फिलीपींस की इंटर्नशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट के आने के बाद तो जैसा नेक्स्ट 1 है, फिर इंटर्नशिप है, नेक्स्ट 2 है, वो आपको पता ही होगा। बट जो क्लर्कशिप है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल ऐसे है कि जो नेक्स्ट का जो एग्ज़ाम है वो डिपेंड करेगा, मोस्टली उसमें क्लिनिकल क्वेश्चंस होंगे। तो क्लिनिकल क्वेश्चंस सोल्व करने के लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज के अलावा आपको क्लिनिकली रिलेट करना आना चाहिए। उसके अलावा जैसे बड़े बड़े कई डॉक्टर्स के वीडियोस मैंने देखे हैं, तो उन्होंने भी यही बताया कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए कि आपने क्लिनिकल रोटेशन किया हो नेक्स्ट देने से पहले, तो ही आप नेक्स्ट 1 के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो फिलीपींस की जो क्लर्कशिप है 4th ईयर, ये बहुत अच्छी चीज़ है फिर तो। और इंटर्नशिप अगर आपको फिर से यहाँ करने को मिल रही है, जैसे मैं भी अभी नेक्स्ट मंथ से दिल्ली में ज्वाइन कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अपने को स्किल्स सीखने को मिलते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स। जैसे प्लैब का एग्जाम होता है, प्लैब 1 तो थ्योरेटिकल होता है, प्लैब 2 में भी मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, तो उसमें भी नॉलेज चाहिए आपको। तो यदि आप अपने को यहाँ फिर से इंटर्नशिप करनी पड़ रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो तो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है।
तो टोटल यदि ड्यूरेशन मिलाएं अपन वहाँ का BSMD कोर्स और यहाँ पे FMG देने के बाद जो अपन इंटर्नशिप कर रहे हैं उसके बाद अपने को परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता है, तो ये हो जाएगा 5.5 साल का लगभग फिलीपींस में हो जाता है BSMD कोर्स मिला के। उसके बाद यहाँ FMG दिया, नेक्स्ट या जो भी दिया, उसके बाद FMG पास करने के बाद आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है, और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 1 ईयर तक इंटर्नशिप करना पड़ेगा किसी भी NMC रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में। वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। जैसे आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो 5.5 साल फिलीपींस में हो गए, FMG पास करने के बाद 1 साल इंडिया में, ड्यूरेशन जा रहे 6.5 साल। बट इससे पहले हमारे बहुत सारे सीनियर्स थे जिनको सिर्फ FMG पास करते ही, मतलब 5 या पहले AB साइकोलॉजी कोर्स भी 8 महीने का होता था, 1 साल का होता था, और 4 साल का MD कोर्स, तो उन लोगों को 5 साल में ही मतलब FMG पास करते ही उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल गया था। अपन बात करें तो सेम चीज़ हर कंट्री में होती है। जैसे रसिया का अपन देखें, वहाँ 6 साल का है प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन, उसके बाद 1 साल इंडिया में इंटर्नशिप, तो वो भी 7 साल का हो रहा है। यूक्रेन का देखें, वो भी 7 का हो रहा है। अभी स्टूडेंट्स को डाउट है कि जो स्टूडेंट जैसे जिसने 18 नवंबर से पहले एडमिशन ले लिया हो BS कोर्स में, MD कोर्स में, किसी भी कोर्स में, उस पर तो गैजेट अफेक्ट नहीं करेगा। बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी जनवरी बैच में लेना चाह रहे हैं एडमिशन, तो उन पे गैजेट कैसे अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे अभी एक वेद प्रकाश जी ने भी एक वीडियो में बताया था कि एडमिशन लेटर डिपेंड नहीं करता है, एडमिशन लेटर से कोई मतलब नहीं, मेन जो चीज़ मैटर करती है वो आपका सेशन है। आपका सेशन क्या है, यदि आपका सेशन 2021 है तो आप वैलिड हैं, वरना यदि सेशन 2022 जा रहा है आपका तो आप पे गैजेट अफेक्ट करेगा। एडमिशन लेटर कॉलेज के हाथ में होता है, वो चाहे जिस डेट का निकाल सकते हैं, एडमिशन लेटर से कोई मतलब नहीं होता। मेन जो चीज़ मैटर कर रही है वो है सेशन, किस सेशन में आपका एडमिशन हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपन बात कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प की। जैसे किसी स्टूडेंट ने अक्टूबर में एडमिशन लिया हो, नवंबर में लिया हो, दिसंबर में लिया हो, जनवरी में ले, तो ये जो 3-4 महीने तक जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है, या जनवरी या फरवरी कभी भी एडमिशन ले वो, तो उसका जो सेशन है वो 2021 ही माना जाएगा। एक जिस बच्चे ने अक्टूबर में एडमिशन लिया हो और जो स्टूडेंट अभी जनवरी में ले रहा है, उन दोनों का बैच सेम है, बैच सेम माना जा रहा है। सेक्शन उनके अलग अलग होंगे बट सेशन दोनों का 2021 ही होगा। जो जिस स्टूडेंट ने अक्टूबर नवंबर में लिया है और जो अभी जनवरी में लेने वाला है, उन सबका MD कोर्स भी साथ ही शुरू होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपके एडमिशन लेटर पे डेट पे आप मत जाना, डेट तो किसी कोई भी डेट कॉलेज के हाथ में कुछ भी लिख सकते हैं, सेशन देखना, अगर सेशन 2021 है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप पे गैजेट अफेक्ट नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं डायरेक्ट MD स्टूडेंट्स की। तो डायरेक्ट MD स्टूडेंट्स का कैसे होगा। डायरेक्ट MD स्टूडेंट्स के लिए तो ड्यूरेशन आपको पता होगा कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 4 साल का ड्यूरेशन होता है फिलीपींस में। तो रिसेंटली अभी आमा में एक बैच चालू हुआ था, नवंबर बैच, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था। जैसे मेरा एडमिशन हुआ था आमा स्कूल ऑफ मेडिसिन में जनवरी 2018 में, बट जो मेरे एडमिशन लेटर पे जो सेशन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है सेशन 2017-18। उसके बाद मैंने चैट के लिए अप्लाई किया, चैट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, तो उसमें भी मेरा सेशन 2017 ही आया, जबकि मेरा एक्चुअल में जो एडमिशन 2018 पे हुआ था, बट वो 2017 सेशन में ही आता है। उसके बाद में मैंने IMC एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, उसमें भी मैंने गलती से 2018 भर दिया था, क्योंकि मेरा एडमिशन लेटर 2018 का था, ईयर जो था, बट वो फिर उसको मुझे करेक्शन करना पड़ा था क्योंकि वो एक्चुअली सेशन 2017 ही था। तो मेरा जो MCI सर्टिफिकेट आया उसमें भी मेरा सेशन 2017-18 शो कर रखा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जनवरी में एडमिशन लेते हैं, फरवरी में लेते हैं, मार्च में लेते हैं, आप सबका सेशन 2021 ही रहेगा, 2022 नहीं रहेगा। यदि आप जैसे जून जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं तो वो सेशन 2022 होगा, तो गैजेट आप पे अफेक्ट करेगा। अभी जितने भी हमारी जो भी स्टूडेंट्स हैं फिलीपींस से, उनकी डिग्री आई है, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, उन सबकी डिग्रीज पे सिर्फ सेशन मेंशन है। डिग्री पे TOR जो मार्कशीट होती है, सिर्फ सेशन मेंशन है, ना कहीं पे डेट मेंशन है, ना कहीं पे जो ज्वाइन कब किया, ये सब मेंशन है। बस उसमें सेशन मेंशन होता है कि इस सेशन से इस सेशन तक इसने पढ़ाई की, और लास्ट में जो डेट ऑफ ग्रेजुएशन है वो लिखी आती है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ऑल ओवर समरी में मैं यही कहूँगा कि आप चाहे AB साइकोलॉजी कोर्स, BS कोर्स, किसी भी कॉलेज में ले, परपेचुअल में लो, आप आमा में लो, इमीडियो में लो, जो भी कॉलेज आपको पसंद आए, जहां आप लेना चाह रहे हो, आप जनवरी में एडमिशन ले सकते हैं। BS कोर्स में भी और MD कोर्स में भी आप पे गैजेट अफेक्ट नहीं करेगा। और यदि कोई कहता है कि आप पे गैजेट अफेक्ट करेगा, कोई भी कंसल्टेंट है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। वो कोई जो भी कंसल्टेंट हो मुझसे डायरेक्टली बात कर सकता है, मैं उसको रॉन्ग प्रूव कर सकता हूँ कि जनवरी में होने वाला एडमिशन सेशन पिछले साल वाला जो सेशन होता है उसी में इंक्लूड होता है। अगला जो डाउट है वो एनमेट को लेके है कि एनमेट मैंडेटरी है नहीं है, सिर्फ हमको अपीयर होना है या क्वालिफाई होना है। तो मैं बताता हूँ, वो डिपेंड करता है कॉलेज पे। जैसे कुछ कॉलेजेस है वहाँ एनमेट मैंडेटरी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न फिलीपींस है, इमिलियो है, इन कॉलेजेस में एनमेट मैंडेटरी है। यदि आपका एनमेट नहीं होता है तो ये कॉलेजेस आपको MD करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, आपको किसी दूसरे कॉलेज में जाना पड़ता है। जैसे बाकी जो कॉलेजेस है, आमा है, UU ग्लास है, इन सब में
बिना एनमेट के डायरेक्ट एमडी में भी एडमिशन हो जाता है, आप बाद में एनमेट दे सकते हो, अपीयर कर सकते हो, ऐसा है। और जिन स्टूडेंट्स ने बीएस में ले लिया है या तो वो बीएस के साथ क्वालिफाई कर लिया एनमेट, नहीं भी उसका होता है तो एमडी में एडमिशन आराम से हो जाता है। कुछ ऐसे भी एजेंट्स हैं जो ये भी र्यूमर फैलाते हैं कि एनमेट नहीं होता तो आपको इंडिया भेज दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मतलब मैं 1000 प्लस स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनका एनमेट क्वालिफाई नहीं था, उनको डिग्री भी मिली है अभी, वो एफएमजी भी पास हो चुके हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल में काम भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एनमेट। बट हमारे टाइम पे तो क्या होता था, स्टूडेंट्स जाते थे ऐसे 12th करके चले जाते थे, वो नीट के लिए प्रिपरेशन करते नहीं थे। बट आजकल जो भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो सभी नीट के लिए प्रिपरेशन करके जाते हैं। तो जो बच्चा नीट क्वालिफाई कर सकता है, मैं सिर्फ क्वालिफाई की बात कर सकता हूँ, जो नीट क्वालिफाई कर सकता है ना, तो एनमेट आराम से क्वालिफाई कर सकता है, एनमेट इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि फिलीपींस की डिग्री को इनवैलिड कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्टूडेंट ने ये तक बोला है कि मैंने कहा आपको किसने बताया इनवैलिड कर दिया, तो उन्होंने नाम लिया है किसी एजेंट, जैसे वेद प्रकाश जी का नाम लिया है कि वो बोलते इनवैलिड है, जबकि मैंने उनके सारे वीडियोस देखे हैं, उन्होंने किसी भी वीडियो में फिलीपींस का केस नहीं बोला है कि वैलिड है इनवैलिड है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला ही नहीं। उन्होंने बस रियलिटी बताई है, जो भी मतलब उन्होंने किया है, मैं उनके काम को अप्रिशिएट करता हूँ। जैसे उन्होंने एक जितनी भी चीज़ें बताई फिलीपींस के बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताई, विथ प्रूफ बताई, कुछ गलत उन्होंने नहीं कहा। जो उन्होंने ड्यूरेशन बताया 7 साल, वो उनका मतलब ये नहीं था कि फिलीपींस में आपको 7 साल रहना है, फिलीपींस में आपका ड्यूरेशन 5.5 साल का ही होगा, फिलीपींस में 7 साल का नहीं होगा। और बट अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं 2022 सेशन के लिए, मतलब अभी नेक्स्ट ईयर जो जून जुलाई अगस्त में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो अंडर आएंगे 2022 सेशन पे, तो उनका ड्यूरेशन क्या होगा ये मैं बता नहीं सकता हूँ। जैसे अभी एक एजेंट है कोई आशीष महिंद्रा करके, उन्होंने 9 या 10 साल तक ड्यूरेशन बता दिया, वो पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं, कहाँ से कुछ भी, मतलब इतने में तो 2 बार एमबीबीएस हो सकती है जितना वो बता रहे हैं। तो अभी 2022 सेशन के लिए क्या होगा, या तो एनएमसी अपनी गाइडलाइंस चेंज कर दे, हो सकता है एनएमसी नहीं करे तो अभी चैट भी प्लान कर रहा है अपनी जो पूरा जो कोर्स है ड्यूरेशन है उनको चेंज करने की। तो अभी जो कॉलेजेस ने प्रपोजल दिया है उसमें उन्होंने बोला है कि जो बीएस कोर्स है उसे हम 6 मंथ्स का कर देंगे, एमडी को ऐसे पता नहीं क्या होगा, मतलब मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, मैं एक प्रपोजल बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं फिलीपींस में। मतलब मोस्टली जैसे एनमेट बच्चे देते हैं तो मोस्टली उसमें इंडियन स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, वहाँ के लोकल बहुत कम होते हैं, तो शायद चैट रूल चेंज कर भी दे ना भी करे, मतलब मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ। बट ये जो नया गैजेट है वो सिर्फ अप्लाई होगा 2022 सेशन पे। जो बच्चे अगले साल जून जुलाई अगस्त में एडमिशन लेंगे उन पे ये नया गैजेट अप्लाई होगा, तब तक रूल चेंज होते हैं नहीं होते हैं। अभी जो जनवरी में बीएस कोर्स में या एमडी कोर्स में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उससे प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कुछ एजेंट्स बोल रहे हैं कि बीएस तो पार्ट नहीं है एमडी का, बिल्कुल सही बात है, बीएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एमडी, दे बोथ आर डिफरेंट। ये एक ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है, बीएस अलग प्रोग्राम है, एमडी अलग प्रोग्राम है, वो चाहो तो आप अलग अलग कॉलेज से भी कर सकते हो। बीएस एमडी का पार्ट नहीं है, बट यहाँ पे जब अपन रजिस्ट्रेशन कराते हैं एमसीआई में अपने से बीएस की भी डिग्री मानी जाती है। तो एक जो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था कि जो नीट का जो स्कोर है आपका 3 ईयर्स तक वैलिड हो सकता है, तो नीट देने के 3 साल बाद तक आप बीएस कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप एमडी कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये गैजेट आने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स ने एनएमसी को कॉल करके भी पूछा है उनके हेल्पलाइन नंबर पे कि मेरे बेटे ने इधर बीएस प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया है 18 नवंबर से पहले, मतलब उसका सेशन 2021 है, एडमिशन लेटर भी पहले का है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो एनएमसी का यही रिप्लाई आया है कि आपने किसी भी कोर्स में लिया हो, बीएस कोर्स में लिया हो या एमडी कोर्स में लिया हो, 2020 2021 सेशन और डेट 18 नवंबर से पहले की, तो उन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा एक किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी था कि एडमिशन लेटर की कितनी फीस लगती है। तो एडमिशन लेटर ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी कॉलेज है सभी में फ्री ऑफ कॉस्ट निकलता है, किसी भी कॉलेज का आपको निकलवाना हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के लिए कुछ कंसल्टेंट मैंने सुना है 10K 25K 40K 50K पता नहीं कितना भी चार्ज कर लेते हैं, बट रियलिटी ये है कि एडमिशन फीस या रजिस्ट्रेशन फीस जैसी फीस कोई भी फीस कॉलेज में नहीं लगती है, एडमिशन लेटर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट होता है। अगला जो सवाल है वो फीस को लेके है कि फीस हम कॉलेज में पे कर सकते हैं डायरेक्टली सेमेस्टर वाइज कर सकते हैं। तो फिलीपींस में ऐसा है कि आप डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में फीस पे कर सकते हो और आप सेमेस्टर वाइज कर सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे साल की एक साथ फीस अपने कंसल्टेंट को दें, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप देना चाहें, आपको ट्रस्ट है अपने एजेंट पे, तो अपने एजेंट को भी दे सकते हैं, और आपकी चॉइस है, आप चाहें तो कॉलेज में दें चाहें तो एजेंट को दें। अगला जो क्वेश्चन है वो ट्यूशन फीस को लेके है कि ओरिजिनल फीस कितनी है। जैसे अपन बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प की, उसकी अभी फीस है 15.5 लाख पीसो, बट उसी 15.5 लाख पीसो को एजेंट्स आईएनआर में अलग अलग बताते हैं। कुछ एजेंट्स 22 लैक्स बता रहे हैं, कुछ 20 लैक्स, एक दो एजेंट तो बोलते हैं कि 16-17 लाख में है। तो आपको करना क्या है कि आपको फीस वहाँ आईएनआर में नहीं देनी है, वहाँ कॉलेज में फीस जमा होती है पीसो में। तो जो भी फीस आप पूछो आप पीसो में पूछो, आईएनआर में नहीं है। और आज की रेट के अकॉर्डिंग लगभग होगा 15.5 लाख पीसो हो रहे 22.5 लाख रुपए, तो इतनी ही ओरिजिनल फीस है। इससे कम आपको कोई बता रहा है इसका मतलब वो फ्रॉड है।
अभी क्या है, रेट चल रही है 1.47 1.48 पीसो की जो रेट है ना आईएनआर के कंपेयर में, तो कुछ एजेंट्स उसी रेट को 1.25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.25 आज से लगभग 2 साल पहले रेट थी, तो उस रेट के हिसाब से तो फीस कम होगी ना, बट आपको तो अभी जिस रेट से अभी जो टाइम चल रहा है इस रेट पे देना पड़ेगा ना। इसके अलावा कुछ कंसल्टेंट्स ने स्टूडेंट को ये भी बता रखा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प का टोटल बजट 26 से 27 लाख रुपए है। तो ऐसा पॉसिबल कैसे, जिस कॉलेज की फीस 22 से 23 लाख रुपए हो, टोटल बजट 26-27 लाख कैसे हो सकता है, ये आप खुद ही इमेजिन करें। परपेचुअल नहीं, परपेचुअल के अलावा आमा, इमीडियो, सभी कॉलेजेस में जो एजेंट्स जो फीस स्ट्रक्चर दे रहे हैं 1.30 रेट का दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको फीस कम दिख रही है, बट आपको जितनी ओरिजिनल फीस है पीसों में उतनी ही कॉलेज में देनी है। जो अभी जो रेट चल रही है 1.47 उससे मल्टीप्लाई करो फिर कैलकुलेट करो। हाँ, एक और कंसल्टेंट है, उन्होंने अपने स्टूडेंट को बोला है कि यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प में वो यूएसएमएलई के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी कॉलेज में यूएसएमएलई के लिए कोई कोचिंग नहीं प्रोवाइड की जाती है। ये भी सच है कि फिलीपींस का जो पैटर्न है यूएस पैटर्न है। आप यूएसएमएलई के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट यूएसएमएलई के लिए कोचिंग कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो ड्यूरेशन है फिलीपींस के BS MD कोर्स की वो 5.5 साल है। कुछ कॉलेज में 5.5 साल है, कुछ में जैसे आमा और मिलियो है उनमें 5 साल 8 महीने है। इतनी ही आप यदि जनवरी में भी एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन सेशन 2021 में ही होगा और आप गैजेट के अंडर नहीं आएंगे। आपका ड्यूरेशन इतना ही रहेगा, आपका ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होगा। डिड एनी वन गो टू परमानेंट रजिस्ट्रेशन इन 5 ईयर BS MD प्रोग्राम? भी हाँ, मैंने अभी बताया था कि BS MD प्रोग्राम में जो पहले स्टूडेंट 5-5 साल का करके आए थे उन्हें यहाँ FMG पास करते ही परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल गया है। बट आजकल अभी इस साल भी कुछ स्टूडेंट्स को मिला है, बट आगे आने वाले टाइम में आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिले नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। जहाँ तक है मिलेगा ही नहीं आपको, बिना इंडिया में इंटर्नशिप करे आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। सभी चीज़ों को छोड़ दिया जाए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे अपन बात करें तो जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, फिलीपींस बेस्ट है मेरे हिसाब से। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो कंट्री चूज़ करनी है वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे फिलीपींस में अब 5.5 साल पढ़ रहा है, वहाँ का ड्यूरेशन। कजाकिस्तान किर्गिस्तान में 5 साल का भी है। अब जो आपकी चॉइस है, जो कंट्री आप जाना चाहिए जा सकते हैं। बट आप देख सकते हैं इस साल भी जो FMG के टॉपर हैं वो आमा स्कूल ऑफ मेडिसिन से थे। 4 आउट ऑफ 10 टॉपर्स आमा से थे। पिछली बार भी जो टॉपर्स थे FMG के दाओ मेडिकल कॉलेज से थे। तो फिलीपींस से उससे पहले एक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न फिलीपींस से आया, एक बार कोई टॉप 10 में 2-3 स्टूडेंट इमीलियो से आए थे। तो हर साल फिलीपींस से टॉपर्स FMG के आते रहे हैं और नेक्स्ट आने के बाद भी ऐसा होगा, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल है, क्लिनिकल क्वेश्चन, उसमें क्लिनिकल क्वेश्चंस आएंगे। और जो फिलीपींस का जो पैटर्न है US पैटर्न, USMLE पैटर्न जो है उसमें क्लिनिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि नेक्स्ट में भी जो टॉपर्स होंगे वो फिलीपींस से ही होंगे। बाकी कोई भी कंट्री ख़राब नहीं है, जहाँ आप जाना चाहे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जनवरी में जहाँ भी एडमिशन हो रहे हैं, कजाकिस्तान में जो एडमिशन हो रहे हैं जनवरी बैच में, वो भी सेशन 2021 में ही हो रहे हैं, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एक और चीज़, जब से गैजेट आया मोस्टली लोग वीडियोस बना रहे हैं फिलीपींस के अगेंस्ट ही। जैसे पर्टिकुलर किसी कंट्री के लिए नहीं आया, सभी कंट्रीज पे इक्वली इफेक्ट होगा। बस फिलीपींस के साथ वो बस एक थोड़ा ड्यूरेशन वाला प्रॉब्लम, वरना अफेक्ट हर जगह होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। बट 2022 सेशन में जो स्टूडेंट्स, अब उनके साथ क्या होना है, अब NMC क्या डिसाइड करती है, क्या चैट डिसाइड करता है, तो अब उसका अपन वेट कर सकते हैं। उसके लिए मेरे पास भी कुछ है नहीं। किसी ने ये भी पूछा है कि कंसल्टेंसी फीस कितनी लगती है, तो किसी भी कंसल्टेंट का कोई राइट नहीं कि किसी भी स्टूडेंट से कंसल्टेंसी फीस ले, क्योंकि हर कंसल्टेंट को कॉलेज से रेफरल अमाउंट मिलता है, तो किसी का कोई राइट ही नहीं बनता यहाँ कंसल्टेंसी फीस लेने का। वो प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं, जैसे आपके टिकट का जो है आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं, अपने कंसल्टेंट को दे सकते हैं। वीज़ा का जो चार्ज लगता है, वीज़ा प्लस उसमें रेड रिबन डॉक्यूमेंटेशन, ये सब हो सकते हैं, वो सब चार्ज कंसल्टेंट ले सकता है। उसके अलावा उसका कोई राइट नहीं बनता कि आपसे कोई कंसल्टेंसी फीस ले। मैं फिर से अप्रिशिएट करना चाहूँगा वेद प्रकाश जी को। उन्होंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं बिल्कुल सही बनाई हैं। उन्होंने किसी भी वीडियो में फिलीपींस के अगेंस्ट नहीं बोला है, किसी कंसल्टेंट के अगेंस्ट नहीं बोला है। जो भी रियलिटी है वो बताई है, उनकी कोई भी वीडियो गलत नहीं है। और ना उन्होंने कभी ऐसा बोला है कि फिलीपींस का वो इनवैलिड है। ये स्टूडेंट्स को लग रहा है कि वेद प्रकाश जी ने बोल दिया कि फिलीपींस इनवैलिड है। किसी भी वीडियो में उन्होंने इनवैलिड जैसा वर्ड यूज ही नहीं किया है। अब कॉलेज चेंज कैसे करें, BS आपने किसी और कॉलेज से किया, MD में किसी और कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। हाँ, इसको लेके स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि पूरा का पूरा कोर्स अपने सेम कॉलेज से होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है, एक कोर्स एक ही कॉलेज से होना चाहिए। बट फिलीपींस में ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है ना, तो आप दोनों कोर्स अलग अलग कॉलेज से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ऐसा है कि BS किसी और कॉलेज से कर लिया और MD आपको पूरा MD कोर्स, MD फर्स्ट ईयर, MD सेकंड ईयर, MD थर्ड ईयर, MD फोर्थ ईयर एक ही कॉलेज से करना होगा।